Hello student, I am Amit Kumar Tripathi. I am going I am going to teach you about the verb. Let's start to know about the verb. वर्ब क्या होता है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं बहुत इजी टर्म से। ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप वर्ब पढ़ रहे हैं, ऐसा लगेगा आप हिंदी में कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी आपको वर्ब समझ में आने वाली है। चलिए समझते हैं वर्ब क्या है। वर्ब वर्ब जैसे कि नॉर्मली हम इसको कहते हैं क्रिया। क्रिया अब ये क्रिया क्या होती है चलिए समझते हैं। जैसे कि अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन एकदम सिंपल और साधारण डिफिनेशन होती है इसकी। वर्ब इज एन एक्शन। वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन है, एक क्रिया है, बस। वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन है, क्रिया है। अब एक्शन कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम वर्ब के टाइप्स की बात करेंगे तो वर्ब आपको मेनली तीन प्रकार से मिलने वाली है। एक को हम बोलने वाले हैं लिंकिंग वर्ब, और दूसरा है आपका हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा है आपका मेन वर्ब। मेन अब वर्ब को समझने के लिए हम इसके तीन टाइप्स को समझने पड़ेंगे कि ये तीन टाइप्स कौन कौन से। सबसे पहले लिंकिंग वर्ब क्या होता है इसको समझते हैं। लिंकिंग वर्ब का मतलब ये होता है जोड़ बताने वाली क्रिया, यानी कि जोड़ बताने वाली क्रिया। अब जोड़ बताने वाली क्रिया और हेल्पिंग वर्ब माने क्या होती है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया और मेन वर्ब माने क्या होता है? मुख्य क्रिया। ये हो गई इसकी हिंदी। अब एक एक को समझने की कोशिश करते हैं सब क्या कहलाता है। जैसे मैंने जाना है कि लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं। लिंकिंग वर्ब देखिए, अब लिंकिंग वर्ब वो उन वर्ब को कहा जाएगा जो लिंक करने के, जोड़ बताने के काम आते हैं। जैसे यदि कोई सब्जेक्ट है, शेड्यूल लेते हैं सब्जेक्ट, जैसे राम, जैसे हम राम के बारे में बताना चाह रहे हैं, राम इज अ गुड मैन। राम इज अ गुड मैन। अब राम के बारे में बता रहे हैं। अब कॉम्प्लेट कॉम्प्लीमेंट और नाउन यानी कि राम सब्जेक्ट के बीच में इज जो है जोड़ बता रहे हैं, यानी कि इनकी जोड़ यानी कि इनको कनेक्ट करने का काम आ रहा है। तो इज क्या है? ये आपका लिंकिंग वर्ड। अब लिंकिंग वर्ड यहाँ पर जोड़ बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट का कार्य कर रहा है, यानी कि जब भी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट होगा उसके साथ जो वर्ड होगी उसे हम लिंकिंग वर्ड कहेंगे। अब लिंकिंग वर्ड को हम एज हेल्पिंग वर्ड भी जानते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ड लिंकिंग वर्ड में बस थोड़ा सा अंतर है। हेल्पिंग वर्ड जो हम वर्ब को बताता है, एक्शन को बताता है, यानी कि टेंस को बताता है। हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो टेंस की सूचना प्रदान करता है, और लिंकिंग वर्ब एक ऐसी ऐसा वर्ब होता है जो कॉम्प्लीमेंट हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट का बात बताता है, यानी कॉम्प्लीमेंट के रूप में बताता है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। कभी कभी देखने को मिला है पॉजिशन के रूप में भी लिंकिंग वर्ब आया हुआ है, वहां पर लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य किया है। तो ये भी तो हम लिंकिंग वर्ब से इतना समझने वाले, लिंकिंग वर्ब वो वर्ब है जो जोड़ बताने का काम करते हैं। अब इनको किस प्रकार से समझने वाले हैं, बहुत सारे होते हैं, हम इनको जो है समझ सकते हैं। कैसे? कुछ इनके पास कुछ वर्ब होते हैं जो लिंकिंग वर्ब भी कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए इज है, आर है, आई एम है ना, वाज है, वर है, इज आर एम वाज वर कोई भी है बीटीसी करिए, प्लस कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है, या पोजीशन हो सकता है। अब इसमें अगर कोई चीज है तो वो कहलाएगा क्या? लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब का है। स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? जैसे आई एम टीचर, मैं कौन हूँ? टीचर। मैं स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? मैं टीचर हूँ। पोजीशन आई हैव टू बुक्स, आई हैव थ्री बुक्स, पोजीशन का कार्य कर रहा है, मेरे पास बुक है। तो ये हैज हैव क्या कहलाएगा? ये भी लिंकिंग वर्ब का ही कार्य करने वाली है। क्या करने वाले? लिंकिंग वर्ब का कार्य करने वाली है। तो इज आर एम वाज वर etc है, ये सब क्या करने वाले हैं? लिंकिंग वर्ब का कार्य करने वाले हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब भी इसी तरह से आपको देखने को मिलता है। इज, आर, आई एम,
वाज, वर, प्लस etc कर दीजिए, प्लस मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की जो फॉर्म यहाँ पर लगेगी, फर्स्ट हो सकता है, सेकेंड हो सकता है और थर्ड हो सकता है। अब ये जो है मेन वर्ब, ये टेंस को बताती है। किसको बताती है? टेंस को। तो ये जो ये कहला रहे हैं, जा रहे हैं, वाज वर्ब लगा हुआ, ये सब क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगे। और यहाँ पर इज, आर, एम, वाज वर्ब जो दिया है वो क्या कहलाएंगे? आपकी लिंकिंग वर्ब कहलाएंगे। और लिंकिंग वर्ब सब क्या कहने वाला है भाई? कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, स्टेट ऑफ बीइंग आ सकता है और पोजीशन भी आ सकता है। जैसे आई एम अ गुड मैन, तो आ गुड मैन क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई एम अ टीचर, टीचर क्या स्टेट ऑफ बीइंग है तो उसका स्टेट ऑफ बीइंग हो जाएगा। पोजीशन, आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 3 बुक्स, आई हैव अ कार, ही हैज अ कार। तो इस प्रकार से कोई वाक्य आने वाला है तो आपका लिंकिंग वर्ब कहलाने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लिंकिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकता है। और मैन वर्ब, मैन वर्ब तो एक्शन होता है। जैसे आई एम गोइंग, यहाँ पर गोइंग क्या है? गोइंग का वर्ब है। कौन सी फॉर्म लगी हुई है? बिफोर लगा हुआ है। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे एक्शन क्या है? राइट। तो राइट क्या है? मेन वर्ब है। कौन सा फॉर्म है? वी वन है। तो यदि इस प्रकार कोई वाक्य आ रहा है जिसमें एक्शन हो रहा है, ठीक है, एक्शन के बारे में बताया जाए तो एक्शन भी क्या कहलाता है? वो मुख्य क्रिया का कार्य करने वाला है। ठीक है, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार से ये वर्ड जो है आपको क्लासिफाई किया गया है, लिंकिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड और मेन वर्ड। अब चलिए समझते हैं ये लिंकिंग वर्ड कौन कौन से आ सकते हैं और हेल्पिंग वर्ड कौन कौन से आ सकते हैं, मेन वर्ड। जैसे कि लिंकिंग वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। लिंकिंग वर्ड क्या होता है? जोड़ बताने वाली क्रिया होती है। यानी जहाँ पर केवल सब्जेक्ट बारे में बताया जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग यूज हो रहा है, पोजीशन यूज हो रहा है, वहाँ पर क्या लिंकिंग वर्ब होगा। और जहाँ पर वर्ब यूज होगा, जहाँ पर टेंस के बारे में बता रहा है वो हेल्पिंग वर्ब होगा। और जो कर्ता के कार्य के बारे में बताएगा वो मेन वर्ब होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं इसको आगे। तो चलिए लिंकिंग वर्ब समझते हैं। लिंकिंग वर्ब, तो लिंकिंग वर्ब में चलिए मान लीजिए हम लेते हैं आई एम अ टीचर। ठीक है। दूसरा, आई एम राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। तीसरा, आई हैव अ कार। चौथा, आई हैव रिटन अ लेटर। ठीक है। पांचवा, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड, TEACH, आई एम गुड टीचर। 6, आई एम आई एम आई एम नॉट अ गुड प्लेयर। चलिए, जैसे मैं आपके सामने कुछ वाक्य हुआ है, क्या है? कुछ वाक्य आपके सामने, जैसे मान लीजिए आई एम अ टीचर, मैं कौन? मैं एक अध्यापक हूँ। यहाँ पर टीचर हुआ है। टीचर क्या है? एक नाउन है। इसका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? आई का स्टेट ऑफ बीइंग क्या है? टीचर है। तो टीचर क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है, तो स्टेट ऑफ बीइंग आया हुआ है। तो आई एम क्या हो जाएगा? ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगा। लिंकिंग वर्ब। और किसी प्रकार के टेंस के बारे में नहीं बताया, सिंपल होते हैं। क्या होता है? सिंपल टेंस कहलाते हैं। अभी जा रहे हैं आगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, आज बना के सिंपल पास्ट टेंस हो गया ना। और विल और शैल आ गया तो सिंपल फ्यूचर टेंस हो गया। इसमें टेंस में आप टेंशन मत दीजिएगा, टेंस तो होते ही है, सिंपल में रहेंगे। क्या होगा? सिंपल, यार टेंस नहीं बताएगा, सिंपल सेंटेंस में सिंपल टेंस आने वाला है। ठीक है। इसमें किसी प्रकार का एक्शन हो भाई, जहाँ पर वर्ब होता है वहीं पर टेंस होता है, जहाँ पर क्रिया होता है वहाँ पर टेंस होता है, जहाँ क्रिया नहीं होता वहाँ पर टेंस नहीं होता है। यहाँ पर केवल बातें बताई जाती है, इसलिए यहाँ पर टेंस नहीं होने वाला, यहाँ सिंपल टेंस कहलाएगा। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो ये आई एम क्या कहलाएंगे? हेल्पिंग वर्ब होगा। आई हैव अ कार, मेरे पोजीशन में कार है, तो हैव क्या हो जाएगा? ये लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब। आई हैव अ रिटन लेटर, यहाँ पर हैव के साथ क्या लगा? रिटन लगा हुआ है, वर्ब है मेन वर्ब, ये क्या कहलाएगा? हेल्पिंग वर्ब। आई एम अ गुड टीचर, यहाँ पर गुड टीचर कॉम्प्लीमेंट यूज हो रहा है, तो आई एम क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। आई एम नॉट अ गुड प्लेयर, मैं गुड प्लेयर, ये भी क्या कहलाएगा? लिंकिंग वर्ब। आई होप आपको लिंकिंग वर्ब और
हेल्पिंग वर्ब में कुछ जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब की बात करने जा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, ये लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। जैसा यदि आप हेल्पिंग वर्ब जानना चाहते हैं तो सबसे पहले इसको समझिए, हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब माने सहायक क्रिया होता है। क्या होता है, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया भैया दो प्रकार का होते हैं, इनको दो प्रकार से ही समझा जा सकता है। एक होता है प्राइमरी एक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और दूसरा क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी एक्सिलरी मॉडल ऑक्सिलरी जो है ना, जो हाई स्कूल एकेडमी देखा जाए, हाई स्कूल के क्लास स्कूल में हाई स्कूल का जो किताब है ना इंग्लिश का ग्रामर का, उसी में जो है ये बढ़िया बाकायदे जो है इसने बनाया भी, चैप्टर बनाया है प्राइमरी एक्सिलरी मॉडल के, बहुत बढ़िया से डिफाइन किया है। आप किताब में देख सकते हैं, नहीं तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, आप यहाँ समझ सकते हैं। प्राइमरी एक्सिलरी क्या होता है भाई, प्राइमरी एक्सिलरी आता है वी हैव डू, वी हैव डू, ये प्राइमरी एक्सिलरी कहलाते हैं। मॉडल क्या होते हैं, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, कैन, कुड, ought to, need, dare, ought to, need, dare, और कैन कुड में माइट हो गया, और ought to हो गया, need हो गया, dare हो गया, और etc कर दो, जो भी बाकी चल चले हैं, कुड वुड कोई जगह है, माइट कैन कुड में माइट, चलिए ठीक है। कितने हो गए, दो, दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, 10 11, चलिए एक दो बचे उसको बाद देखेंगे। ये सब मिल जाते हैं, इनको मॉडल कहते हैं मॉडल। और ये क्या कहते हैं, प्राइमरी। अब प्राइमरी में वी जो होता है ना, वी के साथ जो होता है वो होता है इज, आर, एम, वी, विंग, वाज, वर, ये सब जो आपस में मिलते हैं ना, इनको वी कहा जाता है। हैव की बात करेंगे तो हैज, हैव और हैड, ये तीनों मिलते हैं, इनको हैव कहा जाता है। डू को क्या कहते हैं, डू, डज और डिड, डू डज डिड को क्या कहा जाता है, डू कहा जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब, अभी मैं आपको अच्छे से टेंशन बना सिखाऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा, लेकिन अभी नॉर्मल नॉर्मल समझते जाइए क्या होते हैं, मिलेंगे तो क्या समझेंगे ना। इज, आर, एम, वीविंग, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ये सब क्या कहलाएंगे, प्राइमरी एक्सिलरी है। जैसे कि मॉडल की बात करें, विल, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ऑट टू, नीड, डेयर, ये सब क्या है, ये आपके मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर ये सब जुड़ा जुड़ा हुआ है, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी, इसमें थोड़ा सा अंतर है। इनको एक साथ क्यों नहीं बताया गया, इसके पीछे एक रहस्य है। रहस्य ये है कि ये जो भाई प्राइमरी एक्सिलरी होते हैं ना, इनका जो वर्ब हेल्प वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंजेबल होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। कैसे होता रहता है, चेंज होता रहता है। सब्जेक्ट जो है वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, किसमें, प्राइमरी एक्सिलरी में। लेकिन मॉडल एक्सिलरी में फिक्स वर्ब होती है, यानी कि वर्ब की फॉर्म की बात करें, वर्ब की जो फॉर्म होती है वो कैसी होती है, फिक्स। कहाँ पर, मॉडल, मॉडल में वर्ब की फॉर्म फिक्स होती है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ही मॉडल में लगाया जाता है, एकदम फिक्स बात है भाई। सब्जेक्ट किसी भी प्रकार का आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना तो वर्ब में फॉर्म कोई फर्क पड़ने वाला है। अब सेल है तो सेल आपका जो है आई वी के साथ भी लग सकता है, सी एट यू वी जे के साथ भी लग सकता है, सिंगुलर नाउन साथ भी लग सकता है, प्लूरल नाउन साथ भी लग सकता है। सेल में कोई समस्या नहीं है, ना वुड में, ना शुड में, ना मे, ना माइट, कैन, कुड, कुछ भी नहीं। कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट के साथ इन सभी मॉडल्स का यूज किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है जिनकी वर्ब फिक्स होती है फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये टेंस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहते हैं, इसलिए बस ये थोड़ा अंतर इनके में है, बाकी सब आपको सेम टू सेम सब हेल्पिंग वर्ब ही कहलाते हैं, ठीक है। चलिए अब टेंस बाय टेंस समझते हैं और हेल्पिंग वर्ब को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, ये कहाँ पर कैसे और कैसे यूज किए जाएंगे। हाउ हाउ कैन वी यूज these helping verbs? So let's start to know where should we use these helping verbs one by one.
चलिए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप प्राइमरी की बात कर रहे हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की बात यदि कर रहे हैं, प्रारंभिक सहायक क्रिया की बात कर रहे हैं, तो भैया देखो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या आने वाला है? वी, वी के साथ क्या आने वाला है? इज, आर, एम, वाज, वर, बी, बीइंग, ये आने वाले हैं। ठीक है। तो अब देखिए इज का यूज कहाँ करते हैं? इज, ये इज का यूज करते हैं प्रेजेंट। पूरा लेते हैं ना, एक साथ पूरे ग्रुप को ले लेते हैं। इज, आर, लाइन के दीजिए, वाज, वर, एक साथ समझिए सब, वीडियो भी छोटा बनेगा। इज का यूज कहाँ करेंगे? इज का यूज प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट की उपस्थिति में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म के साथ यूज किया जाता है। ठीक है। तो कैसे? जैसे लिखा हुआ है, ही राइटिंग अ लेटर। आप कह रहे हैं भाई इसमें प्रेजेंट टेंस भरो, क्या भरो? वी भरो। और प्रेजेंट का वी है, वी हेल्प वर्ब भरिए। वी हेल्प वर्ब किसका बनना है? प्रेजेंट का बनना है, वी का। तो यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपने आप ई आ जाएगा। जैसे यू होता डैश राइटिंग अ लेटर, और सेम पूछता बी के प्रेजेंट टेंस भरिए, बी हेल्पिंग वर्ब भरिए। इसमें कौन सा प्रेजेंट टेंस का बी हेल्पिंग वर्ब? तो यहाँ क्या आने वाला है? यहाँ पर आने वाला। क्यों? क्योंकि प्लूरल साथ आर लगाया जाता है, बहुवचन साथ आर लगाया जाता है, बहुवचन साथ इज लगाया जाता है, आई के साथ एम लगाया जाता है। कब? कहाँ? कंटिन्यूअस टेंस में। कहाँ? कंटिन्यूअस टेंस में। और यही सेम सिचुएशन होती है लिंकिंग वर्ब के साथ भी। सिंगुलर के साथ ही का यूज किया जाता है, प्लूरल के साथ यू का, प्लूरल के साथ आर का यूज किया जाता है, और सिंगुलर के साथ इज का यूज, और आई के साथ आई एम का यूज। जैसे मैं एक अच्छा अध्यापक हूँ, तो आई एम अ गुड मैन, आई एम अ गुड टीचर। अगर कहता वह एक अच्छा प्लेयर है, तो ही इज अ गुड प्लेयर, ना कि आई एम लगेगा ना। और प्लूरल है तो यू है, दे है, क्या लेंगे? दे आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, या वी आर प्लेयर, वी आर प्लेयर्स, दे आर प्लेयर्स, वी आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। इस प्रकार से आप देख रहे हैं। बस ये यहाँ पर भी यही होने वाला है। वहां पर बस ये फाइल में कॉम्प्लीमेंट रहता है, वहां पर नहीं, तो यहाँ पर वर्ब होने वाला है, जो कि और आपको दिखाई दे रही है। और आई के साथ क्या लगाने वाले हैं? आई एम राइटिंग हाँ, तो आई के साथ क्या लगा? आई एम। और आर किसके साथ लगा? यू। ए किसके साथ लगा? इज। तो अब इज एक वचन करता है साथ इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ आर लगाते हैं, और आई के साथ आई एम का यूज किया जाता है। चलिए फिर से लिख देते हैं, फिर समझिए। इज का यूज कहाँ करेंगे आप? इज का यूज कहाँ करेंगे भाई? इज का यूज करिएगा ही, सी, इट, एक वचन नाउन, एक वचन नाउन के साथ, ही सी इट एक वचन नाउन के साथ क्या यूज करके? इज का यूज। एक वचन नाउन नाम की एक वचन संज्ञा लेंगे, तो हिंदी या तो अंग्रेजी रहना चाहिए ना, सिंगुलर लिखते हैं तो। ठीक है। इज, ही सी इट, और एक वचन संज्ञा के साथ इज लगा रहे हो। आर का यूज कहाँ करोगे? यू, वी, दे, बहुवचन संज्ञा के साथ किसका यूज कर रहे हो? आर का यूज। आई एम, आई के साथ, केवल आई के साथ आई एम का यूज किया जाता है। यही सब समझिए। इस भाई हेल्पिंग मैं वर्क पढ़ रहा हूँ, वर्क पूरा पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत, थोड़ा वीडियो लंबी होगी कोई बात नहीं, बस आज की बात समस्या वर्ग में नहीं होने वाली है। ही का इज का यूज कहाँ करने वाला है? ही से इट एक वचन कर्ता के साथ संज्ञा के साथ क्या यूज करने वाला है? इज। आर, यू, वी, दे बहुवचन संज्ञा के साथ क्या यूज करें? आर का यूज। एम, आई के साथ आई एम का यूज किया जाता है। और यहाँ पर आइए, वाज के यूज कहाँ करने वाले हैं? ही, सी, इट एक वचन संज्ञा के साथ किसका यूज करने वाले हो? वाज, वर, यू, वी, दे, और बहुवचन संज्ञा के साथ किसका यूज करने वाले हैं भाई?
वर का यूज, और फिर वाज लिखिए, आई के साथ वाज का यूज किया जाता है। यदि कोई कल्पना कर रहे हैं, इमेजिनरी सेंटेंस है, कल्पना का भाव है, कल्पना का भाव है, तो आई के साथ वर का यूज होगा। जैसे मैं यहां लिखूं, ही डज राइटिंग अ लेटर। अब मैं यहाँ कहूँ भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करो, वो भी पास्ट टेंस में, तो मैं यहाँ क्या लगाने वाला हूँ भाई, यहाँ पर वाज लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? वाज। और वही यहाँ पर अगर दे होता, वैसे कर दे, राइटिंग अ लेटर, फिर कभी भी हेल्पिंग वर्ब लगाए तो यहाँ क्या लगाने वाले हो आप? वर लगाने वाले हो। उसी प्रकार अगर आई कर देगा तो आई के साथ वाज लगाने वाले, राइटिंग अ लेटर। आई के साथ क्या लगाने वाले हो? वाज लगाने वाले। आई हो समझ में आ रहा होगा। चलिए वो बढ़िया। इमेजिनरी की बात करते हैं, जो कल्पना करते हैं, तब आई आई से वर्ग लगता है, इसको बात कर लीजिए। बाकी तो सब आज हो आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा होगा, कोई समस्या नहीं होगी, थोड़ी सी रिविजन कराना। कल्पना कैसे करते हैं? कल्पना जैसे मैं करूँ, मैं काश में क्या होता, काश में यदि मैं चिड़िया होता तो उड़ता, तो मैं क्या लिखने होता हूँ? यदि मैं चिड़िया होता, इफ, तो अब आई के साथ क्या लगाना है? वर, आई वर अ बर्ड, आई वर अ बर्ड, तो क्या हो जाता? आई वर अ बर्ड, तो क्या होता? आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता। तो देखो यहाँ पर इफ के साथ क्या लगा रहा है? इफ से नहीं मतलब, कंडीशन सेंटेंस बढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए, थोड़ा समझने के लिए। आई के साथ क्या लगा रहा है? वर क्यों लगा रहा है भाई? यहाँ पर इमेजिन कर रहा है कि काश में चिड़िया होता है, तो ये वर जो है इमेजिन कर रहा है। कल्पना भी नहीं हो सकता है ऐसा, लेकिन कल्पना भी आदमी नहीं सोच सकता, लेकिन वो सोच रहा है। क्या सोच रहा है? यदि वो चिड़िया होता तो ना, यदि वो चिड़िया होता तो आई के साथ क्या लगा रहा है? वर, यानी कि इमेजिन होगा, इमेजिन होगा, कल्पना होगा, तो कैसे लगाएगा? आई के साथ वर लगेगा। एक्सेप्शन का बात कर सकता है ना, ये हो सकता है एक्सेप्शन है। ये तो आपको समझ में आ गया। ही का यूज कहाँ करेंगे भैया? सॉरी, इसका यूज कहाँ करेंगे? ही से इट एक वचन संज्ञा के साथ। आर का यूज कहाँ करेंगे? यू आर दे बहुवचन संज्ञा के साथ। अब कहाँ करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस। कहाँ करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और यहाँ कहाँ करेंगे? कॉन्टिन्यूअस टेंस में, एक्सेप्शन को छोड़कर। क्या? एक्सेप्शन को छोड़कर, अपवादों को छोड़ करके। अभी पहले रूल को समझ लीजिए, फिर अपवाद को समझ लीजिए। पहले रूल बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है? आई होप एकदम फिट फाइन, कोई समस्या नहीं होगी आपको। बी का भैया यूज कहाँ करते हैं? बी का यूज आप करिएगा फ्यूचर टेंस में। कहाँ करिएगा? फ्यूचर टेंस में। जैसे फ्यूचर टेंस में क्या करूँ? मैं लिख दूँ, मैं, सॉरी यहाँ पर देखो क्या लगाते क्या है? विल और शैल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल और शैल लगाते हैं। विल का यूज कहाँ करेंगे? शैल का यूज कहाँ करेंगे? आई और बी के साथ, बाकी सभी के साथ, ए से दे के साथ, सभी के साथ विल लगाएंगे, आई बी के साथ शैल लगाएंगे, ठीक है? यदि मैं कहूँ, क्या कहूँ? मैं एक पत्र लिख रहा हूँगा, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो क्या लिखने वाला हूँ? आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। तो वी का यूज फ्यूचर टेंस में करना है, ठीक है? बीइंग का यूज कहाँ करेंगे? बीइंग का यूज पैसिव बनाने में करते हैं। अभी भी इन दोनों का यूज पैसिव बनाने में कर सकते हैं। वे विंग दोनों का यूज हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए कर सकते हैं। कैसे? इसको समझिए। जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है, आई है, आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं क्या करने वाला हूँ? अ लेटर, पहले ऑब्जेक्ट लाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज इसके अकॉर्डिंग लगने वाला है। आज आप राइटिंग लिखा ना, तो यही आई एन जी को हटाकर बीइंग लगा देते हैं और राइटिंग स्टार्ट वर्ब लगा देते हैं, पैसिव वॉइस का नियम है। बस यही इज बीइंग रिटन बाय मी, ये पैसिव वॉइस में बीइंग का यूज करते हैं। अब इस बात टेंशन मत लीजिएगा कि ये पैसिव वॉइस बता रहे हैं, सब बता नहीं, वो बता नहीं रहे हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं। ये हेल्पिंग वर्ब यूज कहाँ किए जाते हैं, बस इतना बता दो। बाकी आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा, चाहे वो नरेशन हो, चाहे वैसी वॉइस हो, और अच्छे से आपको आएगा भी। आप टेंशन मत लीजिए, बस केवल समझते चलिए और पढ़ते चलिए। देखते हैं आगे क्या करने वाले हैं।
इस तरह से आई होप आपको प्राइमरी अगर समझ आ चुका होगा। आई होप किसका यूज करने में, इसका यूज हो गया ना, बी का यूज। अब करने जा रहे हैं हम लोग हैव का यूज। देखते हैं हम हैव का यूज किस प्रकार से करने जा रहे हैं। हैव में क्या क्या आने वाला, हैव, हैव और हैड आने वाला। तो इनका यूज देखते हैं। देखिए अब हैज और हैव का यूज एक तरफ करिए, हैज और हैव, और दूसरी तरफ करिए हैड। तीनों को एक साथ समझते हैं ना। हैज हैव का और हैड का यूज दो तरीके से करने वाले हैं, एक हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में और एक लिंकिंग वर्ब ग्रुप में, या सीधा कहें तो हाँ लिंकिंग वर्ब ग्रुप। और एक तरह से और हो सकता है ये, लेकिन अभी हम समझने वाले हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। कैसे समझने वाले हैं, एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम कहाँ यूज करने वाले हैं भैया, इनका यूज हम करने वाले हैं परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। और कैसा परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करने वाले हैं। अब हैज का यूज कहाँ करेंगे, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ किसका यूज कर रहे हैं भैया, हैज का यूज। जैसे he has written a letter, हो गया। अब हैव का यूज कैसे करेंगे, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ। तो जैसे आई हैव रिटन अ लेटर, या दे हैव कंप्लीटेड देयर लेसन, देयर लेसन। तो यहाँ पर हैव का यूज दे के साथ, हैव का यूज आई के साथ, हैज का यूज इज के साथ। तो इस प्रकार से हम इसको परफेक्ट में यूज कर रहे हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करने वाले, हैड, बस सेम वही रहता है। तो हैड का यूज क्या करते हैं, सिंगुलर प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करने वाले, हैड का। जैसे आई के साथ हैड, आई हैड रिटन, या ही के साथ करें तो ही हैड रिटन, दे का भी यूज कर तो दे हैड रिटन। कुल मिला कह सकते हैं हैड का यूज कहाँ करने वाले हैं, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। अभी हम कंस्ट्रक्शन लिखा देंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा समझिए, इसको समझने थोड़ा दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे ना, ये हेल्पफुल होते हैं क्या, कैसे यूज करेंगे, टेंस में कैसे यूज होते हैं ना, सब टेंस में ही यूज हो रहे हैं ना। चलिए आई होप सब टेंस में, टेंस के रूप में आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं, अब टेंस में हम ये पता करना चाहते हैं दूसरा कौन सा रूप हो सकता है इसका, दोनों एक समझ लेते हैं। देखिए एज अ हेल्पिंग हो गया ना, अब एज अ लिंकिंग वर्ब कैसे यूज होगा, एज अ लिंकिंग, एज अ लिंकिंग वर्ब। जैसे हैज, हैड और हैड। जैसे मेरे पास दो कलम है, मेरे पास दो कलम थी। क्या लिखने वाला हूँ, आई हैव टू पेन्स। यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, आई हैड टू पेन्स। तो ये देखिए टू पेन क्या है, नाउन है, इसमें पोजीशन शो कर रहा है। तो पोजीशन शो करेगा, पोजीशन शो करेगा तो क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ड कहलाएगा। तो पोजीशन शो करेगा तो ये लिंकिंग वर्ड कहलाएगा। इधर पोजीशन शो कर रहा है टू पेन्स पर, तो ये क्या करेगा, ये लिंकिंग वर्ड कहलाएगा ना। अब चलिए यार हम इसको अफर्मेटिव बनाए, किसमें, सॉरी निगेटिव में। चलिए इसका निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव में देखो प्रेजेंट टेंस का बात करेगा ना, हैव हैव का बात करेगा तो डू डज लगा देगा, और था थी थे का बात करेगा तो हम डेट लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, डेट। तो शुरू करते हैं। तो हम प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं, तो निगेटिव सेंस में हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट टेंस का बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मेरे पास दो पेन नहीं है। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ, आई डो नॉट हैव टू
पेन्स। आई डू नॉट हैव टू पेन्स। तो यदि मैं कहूँ मेरे पास दो पेन नहीं था, तो क्या हो जाएगा? आई आई डिड नॉट हैव टू पेन्स। तो आई डिड नॉट हैव टू पेन्स। इस प्रकार देख रहे हैं ये निगेटिव सेंटेंस आपके बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? निगेटिव सेंटेंस। ठीक है। यदि बात करें इंट्रोगेटिव का, कैसे करने वाले हैं फिर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं, दोनों में इंट्रोगेटिव बनाते हैं। यदि हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, बस यही डू और डज का यूज यहाँ पर भी करने वाले हैं। जैसे डू यू हैव अ कार। क्या आपके पास कार है? क्या आपके पास कार है? तो क्या करने वाले? डू यू हैव अ कार। क्या उसके पास एक कार है? डज ही हैव अ कार। ही हैव अ कार। यहाँ क्या करना? क्या उसके पास एक कार थी? क्या उसके पास एक कार थी। तो क्या करने वाले हैं? डिड ही हैव अ कार। क्या उसके पास एक पेन था? डिड ही हैव अ पेन। क्या मेरे पास एक पेन है? डिड आई हैव अ पेन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा कि लिंकिंग और मेन वर्ब के रूप में हैज हैव हैड का यूज कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं प्राइमरी ही ऑक्सिलरी में एक और था जिसका कहते हैं डू। तो डू, डज और डिड। ठीक है। यहाँ लिखिए डू और लिखिए डज, एक लाइन खींचिए, यहाँ लिखिए डिड। डू डज का यूज हम कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसमें कैसे में करने वाला हूँ? पास्ट इंडेफिनिट। डिड का यूज कहाँ करने वाला हूँ? पास्ट इंडेफिनिट में। और डू डज का यूज करने वाला हूँ पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और सेंटेंस कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस रहेगा? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज करते हैं। और डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। चलिए बढ़िया। तो अभी समझते हैं कैसे होंगे। जैसे डू का यूज करना चाह रहे हैं, निगेटिव सेंटेंस करने वाला, तो क्या लिखूंगा? आई डू नॉट राइट अ लेटर। राइट अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। वह पत्र नहीं लिखता है। ही डज नॉट राइट अ लेटर। वह पत्र नहीं लिखता है। तो इन दोनों वाक्यों को समझ रहे हैं। यहाँ पर ताहती है यानी कि केवल चर्चा कर रहा है। ताहती है, चर्चा कर रहा है। तो किसकी चर्चा कर रहा है? कार की चर्चा कर रहा है। तो हम ऐसे सिचुएशन में क्या लगाने वाले हैं? डू नॉट, डज नॉट लगाने वाले नेगेटिव में। और एक वचन कर्ता के साथ डू नॉट, सॉरी डज नॉट का यूज बहुवचन कर्ता के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। आई के साथ डू नॉट का यूज किया जाता है। यानी कि डू का यूज कहाँ करोगे आप? प्लूरल प्लस आई के साथ। और डज का यूज कहाँ करोगे? सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया। बट डू डज डिड का भी यूज इसी प्रकार से, क्या जैसे मैंने पत्र नहीं लिखा। मैंने पत्र नहीं लिखा। क्या लिखेंगे? आई डिड नॉट राइट अ लेटर। राइट, मैंने पत्र नहीं लिखा। आई डिड नॉट राइट अ लेटर। जैसे मैं कहूँ मैंने मैंने गृह कार्य पूरा नहीं किया। तो क्या हो जाएगा? आई डिड नॉट कंप्लीटेड होमवर्क।
तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से हम डू डज का यूज करने वाले हैं, किस प्रकार का डेट का यूज करने वाले हैं। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, इन सब चीजों को हम एक्सेप्शन अपवादों से दूर रखेंगे, क्योंकि अपवादों का भी इन्वॉल्व नहीं करना है, अपवाद बताए जाएंगे। बस शर्त है अभी आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिए हेल्पिंग वर्ब किस प्रकार से यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस प्रकार से यूज करते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। कुछ आपको रूल ऑफ मेकिंग सर्कल दिखा देते हैं ताकि आप घर में बैठकर आराम से वाक्यों को बनाते रहिए और समस्या फिर ना आए। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन है, सबसे पहले है कंटिन्यू। यदि कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कंटिन्यूअस, यानी कि कार्य जारी रहे, जारी रहे या जारी था, जारी रहे या जारी था, दोनों में क्या लगाने वाले हैं? जारी रहे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज आर एन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये है अफर्मेटिव के लिए। मान लीजिए हम इसको निगेटिव बनाना चाहें तो आप इसको निगेटिव भी बना सकते हैं। कैसे? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, आप चाहे इज लगाइए, आर लगाइए, चाहे एम लगाइए ना, यहाँ पर ऑब्लिक लगा लेंगे ना, समस्या नहीं होगा ना। कामा का मतलब ये होता है कि सब लगाने वाले ऑब्लिक लगाइए। उसके बाद नॉट लगा दीजिएगा, किसी एक को यूज करेंगे तो ऑब्लिक का मतलब होता है या तो या तो या तो। नॉट प्लस V4, जैसा कि यहाँ बता दिया गया V4 है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। यदि मान लीजिए इंट्रोगेटिव बनाए तो, यदि हम इसको इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो आप इसी इज हेल्पिंग वर्ब इज आर एम को शुरू में रख दीजिएगा कोई भी, और फिर शादी लगा दीजिएगा, फिर नॉट का यूज कर दीजिएगा, फिर V4 का यूज कर दीजिएगा, फिर एक ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क यानी कि इंट्रोगेटिव शब्द। इस तरह से आप इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार होते हैं, एक ये हो गए यस और नो वाले, यस और नो वाले, और दूसरा है स्टेटमेंट वाले, यानी कथन वाले। तो इसमें क्वेश्चन वाले लिखिएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर आई एम प्लस सब्जेक्ट लगाइएगा, V4, फिर एक ऑब्जेक्ट, फिर एक अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाइएगा। बस सिंपल, इसी तरह से करते रहिए और आपके कंटिन्यूअस के वाक आपके निश्चित रूप से बनने वाले हैं। आई होप आपको जारी रहे में आपको फिर मान लीजिए वाक आने के बाद, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं अपने पाठ पढ़ रहा हूँ, मैं अपने क्लास में पढ़ रहा हूँ, मैं घर में पढ़ रहा हूँ, मैं बगीचे में घूम रहा हूँ, मैं नैनीताल जा रहा हूँ, मैं कानपुर जा रहा हूँ, मैं मुंबई जा रहा हूँ, कुछ भी एक्सेट्रा का जारी रहेगा तो आप इस तरह से कंस्ट्रक्शन लगा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। देखिए कितना अच्छा बन गया ना, कोई समस्या हुई नहीं? यहाँ पर आइए, वह नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे, दे आर नॉट गोइंग। इंट्रोगेटिव आइए, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, आई एम आई गोइंग, आई एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या वे जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वे जा रहे हैं, क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। निश्चित रूप से इंट्रोगेटिव मार्क आई हो समझ आ गया। अब क्वेश्चन वर्ड वाली बात करें, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, मैं क्यों जा रहा हूँ, वाई एम आई गोइंग, और वह क्यों जा रहे हैं, वाई आर दे गोइंग। आई हो आपको समझ में आ गया हो बात। तो बस इसी में था थे आ जाएगा, पास्ट की बात करेगा तो आप बाजू वन लगा दीजिएगा। चलिए अब जारी रहेगा हो गया। अब इसको इरेज करते हैं, यहीं पे लिखिए जारी था, जारी था। बस यहीं पर आपका संशोधन होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल बता रहे हैं आपको, कोई समस्या होने वाली आपकी नहीं है। हो जाएगा वाजब वर्ड, कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ पर भी लगाइए
was और were। और यहाँ पर भी लगाइए क्या, was और were। और यहाँ पर लगाइए was और were। इस प्रकार आप देखेंगे कि एकदम जादू की तरह आपके जो है कंटिन्यूस वाले वाक्यों में जारी है के स्थान पर जारी था गया। अब यहाँ पे कह सकते हो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, वे जा रहे थे, दे वर गोइंग, मैं अपना पाठ याद कर रहा था, आई वॉज लर्निंग माई लेसन। इस तरह से आप कर सकते हैं। नहीं का बात करेंगे तो मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग, वे नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग। इस तरह से आप इनका यूज कर सकते हैं। क्या वह जा रहा था, क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग। क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग। सॉरी, क्या वह जा रहा था ना, था वाले पढ़ना, क्या वह जा रहा था, वाज ही गोइंग। अच्छा, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। चलिए स्टेटमेंट की बात करेंगे तो वह क्यों जा रहा है, वाई, वह क्यों जा रहा है, वाई इज ही गोइंग। वह क्यों जा रहा था, वाई वाज ही गोइंग। वह क्यों पढ़ रहा था, वह क्यों पढ़ रहा था, वाई वाज ही रीडिंग, वाई वाज ही रीडिंग, क्योंकि वाई वाज ही रीडिंग। और आई होप आपको समझ आएगा। ये सब कंस्ट्रक्शन यूज करिए और बढ़िया से वाक बनाइए, 1000 वाक बनाइए कम से कम ना, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगा, रट जाएगा बहुत अच्छे से बोलने के समय का। आपका भाई कहाँ जा रहे हो, मैं कानपुर जा रहा हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई एम गोइंग कानपुर, आई एम गोइंग कानपुर कह सकते हैं, कोई बात नहीं है, बोल सकते हैं। धीरे धीरे स्लोली स्लोली बोलेंगे, अपने आप धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी ना। आई होप कंटिन्यूस में आपने समझ लिया होगा। और यदि बात करें हम हैज हैव हैड की बात करें तो हैज हैव और हैड एज अ हेल्पिंग। तो इसका कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट रखिएगा और फिर उसके बाद हैज, हैव, इसको हैव रखिएगा और उसके बाद आप कोई भी क्या ले सकते हैं, कोई भी नाउन ले सकते हैं, कोई भी नाउन ले सकते हैं, फिर उसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए। जैसे मेरे पास कलम है, जैसे मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। मेरे पास पंखा है, आई हैव अ फैन। मेरे पास मोबाइल, आई हैव मोबाइल। मेरे पास 2 रुपए है, आई हैव 2 पीस। मेरे पास 10 रुपए है, आई हैव 10 पीस। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। हैज के यूज सिंगुलर के साथ अभी दिखाए हुए हैं। तो उसके पास 2 कलम है, ही हैज 2 पेन्स। उसके पास 10 पेन है, ही हैज 10 पेन्स। इस तरह से वो कर सकता है। यदि क्या अफर्मेटिव की बात करेगा तो किसकी बात करेगा, अफर्मेटिव। और कब, आप लिख दीजिए अफर्मेटिव प्रेजेंट टेंस। अफर्मेटिव में कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस माने है, हूँ, हो। तो अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव को बात करें तो नेगेटिव की बात करेगा ना तो सीधा सीधा कर दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू, डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस नाउन। कोई भी नाउन जो आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं, फिर फुल स्टॉप कर दीजिएगा। या इंट्रोगेटिव बात करेगा तो, या इंट्रोगेटिव बात करेगा तो यहीं पर हैज के स्थान पर डू डज कर देना। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। यदि दूसरे प्रकार का आएगा तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस हैव प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप प्लस हैव प्लस नाउन प्लस फुल स्टॉप। क्या उसके पास एक कलम है, क्या उसके पास कलम है, क्या लिखेगा, डू। क्या उसके पास एक कलम है, डज ही हैव अ पेन। क्या उसके पास 10 रुपए है, डज ही हैव 10 रुपीज। क्या तुम्हारे पास एक पेन है, डू यू हैव अ पेन। क्या तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा पेन है, डू यू हैव एक्स्ट्रा पेन, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन। क्या आपके पास ब्लैक पेन है, डू यू हैव अ ब्लैक पेन। क्या आपके पास ब्लू पेन है,
डू यू हैव अ ब्लू पेन, क्या आपके पास कोई एक्स्ट्रा ब्लू पेन है, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा ब्लू पेन। इस तरह से आप बनाइए और समस्या नहीं है। कब आप ऐसा यूज करेंगे, इस क्वेश्चन का यूज तब करेगा जब प्रेजेंट टेंस में है जोड़ रहे हैं, और जब था थी थे जोड़ रहे तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शन है। क्या लिखने वाले हैं हम यहाँ पर, पास्ट टेंस था थी थे, और यहाँ पर लिखिए अफर्मेटिव। ठीक है, तो बस यही पर हटाइए इसको, यहाँ पर हेड लगाइए और इसको हटाइए, यहाँ पर डेट लगाइए और इसको हटाइए, यहाँ पर भी डेट लगाइए और इसको भी हटाइए, यहाँ पर डेट लगाइए, यानी कि प्रेजेंट हटाएगा और पास्ट आएगा और बाकी सब सेम टू सेम। क्या उसके पास एक पेन था, क्या उसके पास एक पेन था, क्या लिखेंगे, डिड ही हैव अ पेन। क्या तुम्हारे पास एक पेन है, डिड यू हैव अ पेन। क्या उनके पास एक पेन है, डिड ही हैव अ पेन। था थी थे होना चाहिए, है हो नहीं, कतई है हो, अब है मुंह में लगा रहे हैं तो अब समस्या है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ, था थी थे, अब मैं है हूँ बोला, अभी बोलेगा आपको क्या बोलना चाहिए, है हूँ, है में ऐसा लगेगा है। अब हैड का यूज कहाँ करने वाले हैं, था थी थे, जैसे उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन, ना कि ही हैज अ पेन। उसके पास एक पेन था, ही हैड अ पेन। उसके पास एक पेन नहीं था तो ही डिड नॉट हैव अ पेन। यहाँ पर हैव से परेशान मत होइएगा, पास्ट टेंस में है भी लगता है। हम लोग बात करेंगे, डिड ही हैव अ पेन, और क्वेश्चन वर्ड करेंगे, क्वेश्चन वर्ड में क्या लिखेंगे, व्हाई डिड ही हैव अ पेन। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ही हैज हैड का दोनों रूप, चाहे वो लिखी वर्ग के रूप में आ चाहे हेल्पिंग वर्ग के रूप में आए, आप इसको कर सकते हैं। और डू डज के आपने समझ लिया। इस प्रकार से प्राइमरी एक्सिलरी समाप्त होती है, इस प्रकार से प्राइमरी एक्सिलरी समाप्त होती है। यदि मॉडल की बात करेंगे, मॉडल एक्सिलरी कुछ जल्दी वीडियो शॉर्ट करने के लिए कुछ नॉर्मल मॉडल बता देता हूँ, फिर किसी दिन एक अच्छा सा जो है केवल मॉडल के लिए वीडियो अपलोड करेंगे, आप अच्छे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मॉडल समझते हैं। क्या है मॉडल, जैसे लिखा है कैन, फिर क्या लिखा, कुड, कैन, कुड, मे, माइट, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, विल, शैल, वुड, शुड, बहुत होता है ना। चलिए हो गई। तो हम कैसे यूज करने जा रहे हैं, सबसे पहले विल का समझिए, फ्यूचर में टेंस होता है। तो जैसे मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, क्या लिखा, आई विल गो। आप जान रहे हैं आई के साथ किसका यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा सब्जेक्ट, सॉरी आई के साथ किसका यूज करते हैं, आई के साथ हमेशा सेल लगाते हैं, लेकिन यहाँ क्या लगाने वाले हैं, आई के साथ विल। भाई देखिए समझिए, आप आई के साथ हमेशा सेल लगता है, यहाँ पर आई के साथ विल लगा रहे हैं, बस यही कह रहे थे मॉडल। बाकी फ्यूचर टेंस में आई के साथ हम सेल ही लगा रहे हैं, वहाँ कोई समस्या में नहीं है। जब मॉडल बात करेंगे तो आई के साथ हम सेल लगाने वाले हैं, आई सॉरी आई के साथ विल लगाने वाले हैं। क्यों लगाने वाले हैं, जब डिटरमाइनेशन हो, दृढ़ प्रतीक हो, थ्रेट हो ना, क्या हो, थ्रेट हो, धमकी दे, तो हम क्या लगाने वाले हैं, आई के साथ हम यहाँ पर विल का यूज करने वाले हैं, ना कि सेल। तो मैं अपना पाठ याद करूंगा, मैं एकदम कसम खाया हूँ, मैं जरूर याद करूंगा, निश्चित रूप से याद करने के बाद क्या लिखूंगा, आई विल लर्न माई लेसन, ना कि आई शैल लर्न माई लेसन। अगर आई शैल लर्न माई लेसन है तो मैं याद करूंगा, ऐसा मैंने बोला है। अगर आई विल लर्न माई लेसन तो एकदम डर प्रतीक है, निश्चित रूप से समझ रहे हैं। और ऐसे भी अगर मैं ही के साथ क्या लगाऊं, सॉरी, मैं अगर दे के साथ मैं यदि शैल लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा मॉडल। और दे के साथ लगना क्या चाहिए, दे के साथ लगना चाहिए will। बस यही हम कहना चाहेंगे, यदि आई के साथ विल लगा है तो आपका एक मॉडल है, अगर आई के साथ विल नहीं लगा है, अगर आई के साथ क्या लगा है, सैली लगाया जाए तो सिंपल फ्यूचर टेंस। चलिए कैन का बात कीजिए, कैन की बात कर सकते हैं। कैन का बात किस प्रकार से हम करने वाले हैं, भाई कैन का मतलब ये होता है सपना, मेरे को भी ले लो साथ में, हो जाएगा जल्दी, सपना, ठीक है। कैनो में दोनों बात करते हैं। कैन की बात तब करिएगा जब
एबिलिटी हो, पावर हो, कैपेसिटी हो, तो हम क्या लगाने वाला है? कैन। एबिलिटी क्षमता, पावर शक्ति, कैपेसिटी एबिलिटी, एबिलिटी योग्यता होती है ना, और कैपेसिटी क्षमता होती है। और मैं का यूज आज्ञा मानने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए, और संभावना में, संभावना में पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है तो, संभावना है तो मैं लगा देना, और आज्ञा मान रहा है तो मैं लगा देना। मैं कुछ वाक्य बनाने जा रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ, मैंने योग्यता, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्षमता है। आई कैन लिफ्ट दिस वेट, आई कैन लिफ्ट दिस वेट, मैं इस वेट को उठा सकता हूँ, ये क्या है? मेरी योग्यता है, मेरे पास आ सकती है। आई कैन रन 10 किलोमीटर्स, तो ये क्या है? मेरे अंदर कैपेसिटी है, मेरे अंदर क्षमता है, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ। यदि आगे की बात करें तो आप सभी जानते हैं, मैं आई कम इन सर, यार मैं कहूँ मैं आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, may I use your phone, बहुत सारे कुछ आप हैं, आप बना सकते हो। तो मैं आई कम इन, मैं क्या मान सकता हूँ? मैं आई सॉल्व द क्वेश्चन, क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? मैं आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ? जब आप आज्ञा मान रहे हो तो मैं लगा दीजिएगा, जब अपनी एबिलिटी, पावर और कैपेसिटी यूज कर रहे हो तो आप कैन यूज कर सकते हो। आई होप समझ में आएगा। बस इसी की यदि हम पास्ट टेंस की बात खुद लगा देंगे, और ओमेगा माइट क्या होगा? पास्ट टेंस, तो यहाँ पर यदि हम माइट का यूज कर रहे हैं, ये हो जाएगा पास्ट। अब हम बताएं संभावना की बात करें, संभावना क्या है? जैसे वर्षा हो सकती है, वर्षा हो सकती है, तो क्या हो जाएगा? इट में बी रेन, वर्षा हो सकती है। और यहीं पर जब वर्षा हो सकती थी तो माइट लग जाएगा, वर्षा हो सकती थी, माइट, मैं आ सकता था, माइट, मैं सॉल्व कर सकता था, माइट, मैं आपका फोन यूज कर सकता था, माइट। तो क्या मैं आपका मोबाइल यूज कर सकता था? माइट लगा देना। क्या मैं अंदर आ सकता था? माइट लगा देना। क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था? माइट लगा देना। क्या मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ? मैं लगा देना। वर्षा हो सकती है, मैं लगा देना। वर्षा हो सकती थी, माइट लगा देना। सूरज उग सकता था, माइट लगा देना। सूरज उग सकता है, मैं लगा देना। कैन, मैं मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व द क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता था, आई कुड सॉल्व द क्वेश्चन। तो कैन का कुड, मैं का माइट, इसका कुड याद रखना, कुड का यूज पास्ट टेंस। मैं नॉर्मली आपको बता रहा हूँ ताकि ये हेल्प ह्यूमर आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाए, कोई समस्या ना हो। बाकी मेरा कोई जो है इतना बड़ा वीडियो बनाने का कोई औचित्य नहीं था कि मैं बहुत बड़ा वीडियो बनाने वाला रहूँगा। बस मैंने सोचा वर्क के बारे में अच्छे से आपको डिटेल दे दी जाए। आई होप आपको लिंकिंग वर्ड और हेल्पिंग वर्ड में बहुत अच्छे से जानकारी मिल चुकी होगी। चलिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेन वर्ड क्या होता है। मेन वर्ड क्या होता है? कर्ता द्वारा किए गए कार्य को मेन वर्ड कहा जाता है। कर्ता द्वारा किए गए कार्य को मुख्य क्रिया कहा जाता है। कैसा? जैसे मान लीजिए मैं जा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है। पहला। दूसरा, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं गाना सुन रहा, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं गाना
गा रहा हूँ। मैं मैच खेल रहा हूँ, खेल रहा हूँ। इस तरह से बहुत सारे जो है हो सकते हैं। जाना हो गया, पढ़ना हो गया, दौड़ना हो गया, पत्र लिखना हो गया, और गाना गाना हो गया, मैच खेलना हो गया। ये सब क्या है? ये सब मैं कर्ता द्वारा किए गए कार्य हो गए। अब कर्ता द्वारा किए गए कार्य को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि मेन वर्ग को कितने भागों में बांटा गया भैया? दो भागों में बांटा गया। नंबर पहला है ट्रांसिटिव और नंबर दूसरा है इंट्रांसिटिव। सकर्मक और आकर्मक। ये लास्ट है, बस ज़्यादा वीडियो नहीं है, बस लास्ट है। ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांसिटिव मतलब होता है आकर्मक क्रिया। मेन वर्ग दो प्रकार के होते हैं, एक ट्रांसिटिव एक इंट्रांसिटिव। अब ट्रांसिटिव किसे कहते हैं? सकर्मक क्या होता है भाई? सकर्मक का मतलब ये होता है जो कर्म के साथ होता है। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है? मैं पत्र लिख रहा हूँ, कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? क्या लिख रहा हूँ? पत्र। तो पत्र क्या है? ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पर जो क्रिया लगी हुई है यही कहलाएगी क्या? यही कहलाएगी ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब। और दूसरा क्या करा? इंट्रांसिटिव, अकर्मक, बिना कर्म के। जैसे मैं जा रहा हूँ, ये क्या है? इंट्रांसिटिव। मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? इंट्रांसिटिव। यानी मेनुअल क्या होता है? कर्ता द्वारा किए गए कार्य को मेनुअल कहा जाता है। मेनुअल दो प्रकार के होते हैं, ट्रांसिटिव मेनुअल और इंट्रांसिटिव मेनुअल। ट्रांसिटिव मेनुअल क्या होता है? सकर्मक क्रिया, यानी कि जो कर्म के साथ होता है उसे ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं, और जो कर्म के बिना होता है उसको इंट्रांसिटिव कहते हैं। अब ट्रांसिटिव में क्या हो जाएंगे? कर्म के साथ यानी कि ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांसिटिव होगा, और ऑब्जेक्ट बिना होगा तो इंट्रांसिटिव। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं भैया? जो वर्ब मिलेगा उस वर्ब में क्या हो, क्यों का क्वेश्चन करें ना, बहुत पहले ही ऑब्जेक्ट की वीडियो डाल दी गई, आप वहां पर समझ सकते हैं। क्या क्यों क्यों का क्वेश्चन करेंगे? जैसे क्या लिख रहा है? पत्र। तो पत्र क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब ये क्या और किसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए मुख्य क्रिया से क्या किसको का प्रश्न कर प्राप्त प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। प्राप्त उत्तर ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। तो जैसे मैं जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ पता नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ कुछ नहीं पता, यही जोड़ दिया बुक पढ़ रहा हूँ तब, तो बुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो यही रीडिंग क्या कहलाएगा? यही रीडिंग आपका ट्रांसिटिव बन जाएगा। और नहीं बुक है, केवल है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है? ट्रांसिटिव। बहुत ही सिंपल, आप समझ सकते हैं। आई होप आपको मेन वर्ड भी समझ में आ गया होगा। बस वर्ड में बस इतना ही था। आप प्रैक्टिस करिए, मोर एक्सरसाइज कीजिए। जब आप ज़्यादा ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे आपको आई होप समझ में आ गया होगा, और निश्चित रूप से आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए, इसके बाद एक कैजुअलिटी वर्ब होते हैं। आप कैजुअलिटी वर्ब अगर इन्वॉल्व कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। चाहे कैजुअलिटी वर्ब को तो अलग से, जो कैजुअलिटी वर्ब को अलग से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो मॉडल और कैजुअलिटी वर्ब के लिए अलग से वीडियो आ जाएगी। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वर्ब के बारे में कुछ जानकारी मिल गई होगी। आई होप आपको जानकारी मिल चुकी होगी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। निश्चित रूप से आपको कोई मार्क करने में कोई समस्या नहीं होने वाली है ना, कि अगर कोई निशान लगाना पड़े तो आप बता सकते हैं कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा लिंकिंग वर्ब है, और कौन सा आपका मेन वर्ब है, और मेन वर्ब में ट्रांसिटिव या इंट्रांसिटिव है। और हेल्पिंग वर्ब में प्राइमरी है कि ऑक्सिलरी है। जैसे इज है तो आप जान रहे हैं प्राइमरी है, विल है तो आप जान रहे हैं मॉडल है। बस इसी तरह से आपको निशान लगाने हैं। और ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? यदि क्या क्यों को क्वेश्चन मिल रहा है, क्या और किसको का, तो आप कह देना ट्रांसिटिव, और क्या किस और किसको का उत्तर नहीं मिल पा रहा है तो आप बता दीजिएगा इंट्रांसिटिव। बस आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।